हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो यार। तो एक बहुत लंबे टाइम के बाद अपन लोग कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। इस सीरीज में अपन लोग सीए फाउंडेशन की पर्टिकुलरली बिजनेस लॉ जो है उसको डील करने वाले, ठीक है। अब वैसे ये सीए फाउंडेशन के लिए नहीं है पर्टिकुलरली, आपको पता होगा सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस वाले बच्चे जो है मेरे, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीकॉम वगैरह, उनके लिए जो बिजनेस लॉ होता है सब में ऑलमोस्ट सेम चीज चलती है। बस ये है कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें थोड़े टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, कुछ में थोड़े टॉपिक्स कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बाइफरकेट कर सकते हैं। बट अब जो है हम टॉपिक को डील करेंगे और वो रहेगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन का, आपको पता होगा सीए में 4 एग्जाम्स आपके अलॉटेड है। फर्स्ट पेपर नंबर 1 जो है आपका अकाउंटेंसी है, उसके बाद बिजनेस लॉ, देन मैथमेटिक्स, देन इकोनॉमिक्स। 4 एग्जाम, जिसमें से जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 का नाम है बेटा बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीआर, ठीक है। ये जो पेपर नंबर 2 है 100 मार्क्स की वेटेज रखेगा, और इस 100 मार्क्स के एग्जाम में पूरा एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। जैसा आप लिखते थे 11th से 12th पूरे एग्जाम स्कूल टाइम पे, जो पूरा रिटर्न वाला पेपर होता है ना बेटा, सब्जेक्टिव वो रहेगा पेपर नंबर 2। लेकिन आपके जो 2 एग्जाम है मैथ्स और इकोनॉमिक्स, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अकाउंट्स और लॉ पूरा सब्जेक्टिव रहेगा 100 मार्क्स, और रिमेनिंग जो 2 है 100 मार्क्स के, वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब आपको गोला होगा, उसमें आपको सर्कल में पेंसिल से चित्रकलाएं बनानी होंगी, शेड करना पड़ेगा, जो वो करते हो आप, ठीक है। अब जो पेपर नंबर 2 है 100 मार्क्स सब्जेक्टिव, उसका नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग। अब ये जो नाम है अपने आप में आपको पता लग रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, वो रहेगा बिजनेस लॉ, और उसकी अगर आप वेटेज देखो, वेटेज है बेटा 60 मार्क्स। बिजनेस लॉ सेक्शन ए 60 मार्क्स। जो बीसीआर वाला पोर्शन है उसका सेपरेट सेक्शन बी चलेगा which contains 40 marks। सर बिजनेस लॉ तो ठीक है, बीसीआर में क्या रहता है सर बेटा बीसीआर में आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, जो पहले आप 11th 12th में इंग्लिश पढ़ते थे, जैसे क्या आर्टिकल, रिपोर्ट, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मेल, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें, जैसे अनसीन पैसेजेस और नोट मेकिंग, समरी मेकिंग, जो सारी चीजें आप करते आ रहे हो, उसको दोबारा से आपको फ्री के नंबर बटोरने के लिए बीसीआर में 40 मार्क्स की वेटेज दे दी। और जो नया आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश रहने वाला टॉपिक, एक बिल्कुल सब्जेक्ट जो नया, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, दैट इज बिजनेस लॉ, और वो सेक्शन ए में 60 मार्क्स का वेटेज रखेगा। अभी बीसीआर के ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो रहेगा बेटा बिजनेस लॉ सेक्शन ए 60 मार्क्स। अब इस 60 मार्क्स को अचीव करने के लिए आपको टोटल मिला के 5 यूनिट्स को पढ़ना है। मतलब 60 मार्क्स डिवाइडेड है 5 यूनिट में। ये 5 यूनिट अपने आप में बड़े, इनके अंदर फर्दर कंटेन्स है चैप्टर्स। अब ये 5 यूनिट क्या है ये जरा देखते हैं बेटा। यूनिट नंबर 1 जो है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेटा पहले समझा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। अभी लॉ क्या होता है, बिजनेस लॉ क्या है, चलिए एक्ट कैसे है, सारी बातें इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें, और फर्दर तो हम जाएंगे टॉपिक्स पे। बट अभी के लिए आप कोई दिमाग में टेंशन ना लाओ। बिजनेस लॉ वाले पोर्शन में 5 चैप्टर, आप ये समझो। पहले चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ व्हाट इज एक्ट, अभी नहीं बताया मैंने। 1872, सर ये डेट क्या कर रही है यहाँ पे, अभी नहीं बताया। पहला यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आउट ऑफ दिस 60 मार्क्स आपका कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 22 से 25 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, 22 से 25, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट नंबर 2 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 12 से 15 मार्क्स की वेटेज रखेगा। थर्ड यूनिट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर से 12 से 15 मार्क्स की वेटेज। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैसे इंपॉर्टेंट, सर 8 to 10 मार्क्स की वेटेज है। इंपॉर्टेंट कैसे बेटा, फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज एक्ट 2013 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इंटर में और फाइनल में आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ ही करना है। यहाँ पे तो आपको बस 8 नंबर का 10 नंबर का चैप्टर दिया हुआ है। अगली इंटर में जाओगे, आपको पूरी बुक का नाम है कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, जिसमें आपका 60 मार्क्स का पूरा कंपनी लॉ रहेगा सिर्फ। ये कंपनी एक्ट एक लॉ था, ठीक है ना, बहुत बड़ा है।
और लास्ट में आप देखोगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, यहां पे नॉर्मल पार्टनरशिप है, यहां पे पार्टनरशिप का एक स्पेशल टाइप है विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और आप देख रहे हो रिसेंटली आया है एक्ट 2008 में। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्स जो है वो बाइफरकेट हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पेपर नंबर 2 बेटा रहेगा बिजनेस लॉ एंड बीसीआर का। 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें से बिजनेस लॉ सेक्शन 1 जो ए है वो 60 मार्क्स की वेटेज रखेगा। बीसीआर जस्ट लाइक इंग्लिश सेक्शन बी 40 मार्क्स की वेटेज रखेगा। अब ये जो बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, इसमें टोटल मिला के कितनी यूनिट बेटा? 5 यूनिट। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आफ्टर दैट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बेटा जो बच्चा आपको बोल रहा है, समझ के लो, जो बच्चा बोल रहा है क्या कि सर फाउंडेशन इज वेरी टफ, बिजनेस लॉ इज वेरी टफ, कुछ नहीं बेटा, पेपर में पास होना इज हलवा। आपको पास होने चाहिए 40 मार्क्स मिनिमम, बता रहा हूं मिनिमम, बिल्कुल एकदम ऐसे समझते हैं हम, बिल्कुल ही निहायती घटिया और बिल्कुल नलायक बच्चा, बिल्कुल नलायक बच्चा तुम्हारे जैसा, ठीक है। 40 मार्क्स पासिंग चाहिए। बीसीआर इंग्लिश वाला पोर्शन 40 मार्क्स। पहले तो ये बीसीआर को सेट कर लो बढ़िया से, बीसीआर की प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, हल्के मत लेना इसको। बच्चे कहते हैं ना इंग्लिश है हल्के में ले लेते हैं, हल्के में नहीं लेना। प्रैक्टिस सेशन चलेंगे प्रॉपर, उसके साथ करना है आपको, ठीक है। 40 मार्क्स यहां पकड़ो। अब बिजनेस लॉ में आओ, और बिजनेस लॉ में दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, अरे बाकियों की तो मैं बात नहीं कर रहा, बाकी तो बोनस है अपने, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दे लिया तो 40 मार्क्स इधर से लपेटो, 22 से 25 मिनिमम 20 लगा लो, 20 नंबर यहां से पकड़ो। 60 मार्क्स आपके सिर्फ बीसीआर और कॉन्ट्रैक्ट को करने से होते हैं। बाकी रिमेनिंग जितने भी एक्ट है उनकी तो अभी मैंने बात ही नहीं करी। तो जो बच्चा आपसे ये बोल रहा है कि बिजनेस लॉ डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रही, पास होना मुश्किल है, मार्क्स नहीं मिलते, लिखना कैसे आंसर समझ नहीं आ रहा, केस स्टडीज आती, केस स्टडीज कैसे टैकल करे, बेटा सारी बातें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस सीरीज में। आपको बस काम ये करना है, एक एक चीज जो इस बोर्ड में लिखी जा रही है, एक एक एग्जाम्पल, मस्ती मजाक कुछ भी है, आपको डेडिकेटली नोट करना है। और डे टू डे जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको लेक्चर्स को कंप्लीट करते चलना है मेरे साथ के साथ, ठीक है। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मस्त एकदम करेंगे अपन कंप्लीट। तो एक मिनट आप ये जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन में चलते हैं। लॉ क्या है, बिजनेस लॉ क्या है, व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारी बातें डिस्कशन करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया। इन केस नोट नहीं करा तो आपके पास भैया वीडियो का ऑप्शन है, पॉज करो और मस्त करके नोट करो। आपके मतलब लगा लो आपकी उंगली पे हूं मैं, जब आप पॉज करोगे रुक जाएंगे, जब आप प्ले करोगे हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये नोट कर लिया हो। चर्चा करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ। अब देखो दो टर्म, अपने को पढ़ना है बिजनेस लॉ। हमें क्या पढ़ना है? बिजनेस लॉ। लेकिन बिजनेस लॉ पे जाने से पहले हम थोड़ी सी क्लियरिटी लेकर आते हैं। सर लॉ का क्या मतलब है? ये लॉ वर्ड जो है, इस लॉ वर्ड का क्या मतलब है? सिर्फ लॉ, मैं बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, लॉ का। नाउ लॉ का मतलब होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए? फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनके लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज लॉ। सर क्या मतलब? बेटा समझो, आपको पता है ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक, तो लॉ हमेशा आउटकम होता है प्रॉब्लम का। अब पहले जो है मोटर व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, तो ट्रैफिक से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था। धीरे धीरे जब मोटर व्हीकल्स आने लगे, मतलब वो ट्रेंड में आने लगे, तो वहां पे पर्टिकुलरली हमें दिखा यार यहाँ पे ना प्रॉब्लम अराइज हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों का रोड रेज हो रहा है, लड़ाई वड़ाई हो रही है चक्कर में। तो उनको यहाँ पे नीड दिखी प्रॉब्लम से कि अपने को इस सेगमेंट में लॉ लाना पड़ेगा। ट्रैफिक के केस में अपने को लॉ लाना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉ कैसे लाते हैं वो बताएंगे, पर अभी के लिए समझो लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ट्रैफिक से रिलेटेड, ठीक है। अब लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री। अब समझिए
आप जो है रेड लाइट पे स्टॉप होंगे और ग्रीन लाइट पे जाएंगे। ये क्या है बेसिकली? ये एक रूल है, एक रूल है। लॉ जो है पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशन से ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है वो है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, ठीक है। किसी के साथ गलत ना हो, कि इक्विटी मेंटेन करना। कोई जो है अब अमीर पर्सन गरीब पर्सन को दबाए ना, ठीक है। कोई इनजस्टिस ना हो, ये सब इंश्योर करना किसका काम है बेटा? लॉ का। कंट्री में जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली रन हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई मिस ट्रीटमेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें को रिड्यूस कम से कम या अवॉइड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोला गया बेटा? लॉ, ठीक है। तो बेसिकली लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंट्री के पीपल्स के लिए बनाए गए हैं। अब देखो, आपको जो है रेड लाइट पे जाना है, रेड लाइट पे स्टॉप होना है, ये क्या है? रूल है। दिस इज लॉ, ट्रैफिक एक्ट में लिखा है। अगर आप नहीं करते तो भैया जो जो पनिशमेंट है उसमें बताई गई है। अब अगर मैं बात करूं लॉ की, रूल्स एंड रेगुलेशन, अब यहां पे जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा हूं ना बेटा, वो पर्टिकुलरली देखो, अपन है कॉमर्स फील्ड वाले से, अपन कॉमर्स फील्ड वाले सीए करने। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म हो रहे हैं, ये पर्टिकुलरली हो रहा है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब आप जब बिजनेस एक्टिविटी करोगे, अब देखो पहले बिजनेसेस नहीं होते थे तो उस सेक्टर में लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। धीरे धीरे जब बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज होने लगी तो उसके इंक्रीज के साथ साथ आपका जो फ्रॉड है, जो गलतियां हैं, वो भी ज्यादा होने लगी। और फिर वहां पे समझ आया गवर्नमेंट को कि यार बिजनेसेस के मामले में भी हमें लॉ को लाना पड़ेगा। तो जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हमने नाम दे दिया बेटा किसका? बिजनेस लॉ का। किसका? बिजनेस लॉ का। समझिए आप, लॉ का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस इज व्हाट? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे बोलेंगे बिजनेस लॉ। क्या बोलेंगे? बिजनेस लॉ। देयर आर वैरायटी ऑफ लॉ, लॉ बहुत वैरायटी का है, क्रिमिनल लॉ भी है, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे डिफरेंट लॉ नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ वो लॉ पढ़ने हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स में डील करते हैं। बिजनेस करते हुए फ्रॉड हो गया, बिजनेस करते हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सन तोड़ रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप भी एक तरह का बिजनेस है, ठीक है। कंपनी से की फॉर्म में बिजनेस हो सकता है। तो जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अपन नाम देंगे बिजनेस लॉ। और हमारा सब्जेक्ट मैटर इज बिजनेस लॉ। हमें नॉर्मल लॉ नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड लॉ पढ़ने, दैट इज बिजनेस लॉ। सेक्शन ए 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये होगा बिजनेस लॉ। अब देखो, समझो मेरी बात बेटा, ये जो लॉ है, मैंने आपको बताया बिजनेस लॉ ऐसे करके करना है। अब ये जो लॉ है ना, बिजनेस लॉ, इस लॉ में बहुत सारी बातें हैं। और लॉ में जो बातें हैं ना, उसको डिनोट करते हैं एज एक्ट से। समझिए आप, जैसे बेटा आपका जो यूनिट नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, लॉ ने हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ में अगर आप देखो, मैंने बताया था 5 यूनिट है, और हर यूनिट में आपने क्या दिया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। सर मतलब लॉ जो है, लॉ के अंदर एक्ट होते हैं सब। व्हाट इज एक्ट? क्या है? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं बेटा, समझिए आप, बिजनेस लॉ में जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक तरीके का बिजनेस है। अब अगर आप सारे लॉस को एक ऐसे लिस्ट में लिख दोगे तो यार हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। मान लो मैं पार्टनरशिप चला रहा हूं और पार्टनरशिप में मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है कुछ टाइप का, तो मुझे पूरा का पूरा बिजनेस लॉ सर्च करना पड़े, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं कैसे करूंगा? तो लॉ ना पर्टिकुलरली सारी चीजों को एक एक सेगमेंट दे देता है। जैसे पार्टनरशिप्स के लिए, पर्टिकुलरली पार्टनरशिप के लिए उसने एक सेपरेट एक्ट बना दिया। एक्ट इज व्हाट? लॉ बातें करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन इकट्ठा वो एक्ट में डाल देता है, ठीक है। अब ये यूनिट नंबर 1 है, उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
अब यहां पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना, इसमें देखो सबसे पहली वर्ड एक्ट। एक्ट इज व्हाट, लॉ की जो बात करने का तरीका उसमें एक्ट फॉर्म करा है उसने। अब ये जो एक्ट है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए डील करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स। किसके लिए डील करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो आपने ना बेटा सुना जरूर होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, एग्रीमेंट फॉर्म करा है, अरे बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बट यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का रियलिटी में एक्चुअल मतलब नहीं पता, तो वो हमें डील करना है। बट अभी के लिए सिंपल शब्दों में समझो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज के बीच में, कोई किसी भी तरह का, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। और जो ये वाला एक्ट है वो एक्सक्लूसिवली किस में डील करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में। समझ आप मेरी बात। तो लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, तभी हमने नाम दे दिया सिर्फ हमें कौन सा लॉ पढ़ना है, बिजनेस लॉ। कौन सा लॉ बेटा, बिजनेस लॉ। अब जो लॉ है, लॉ के अंदर एक्ट होते हैं सेपरेट सेपरेट, हर एक चीज का अपना एक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें करनी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, तो उसमें अप्लाई होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कंपनी से रिलेटेड, मान लो मुझे कंपनी खोलनी है, अब कंपनी कैसे खोलेगी, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, सारी कंपनी से रिलेटेड बातें, कंपनी के शेयर्स इशू होंगे, परचेज होंगे, जो भी कंपनी से रिलेटेड बातें हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में होंगी। जैसे जैसे लॉ ने कंपनीज एक्ट में बताया भैया अगर आपको कंपनी खोलनी है तो ये प्रोसीजर है, तो आपको वो प्रोसीजर जो लॉ में कंपनीज एक्ट में लिखा है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बातें लिखी है उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। तो बेसिकली लॉ जो बातें करता है, लॉ बातें करता है एक्ट में, और हर एक सेपरेट सेगमेंट का अपना एक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक्ट एक्सक्लूसिवली डील करेगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में। ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बेटा, अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप नोटिस करो एक्ट में ना, एक्ट में बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एक्ट ना आप दो तरीके से लिख सकते हो। मुझे पता नहीं आपने ये चीज नोटिस करी अभी तक या नहीं करी, बट अगर आप बड़े ही ध्यान से देखे तो बेटा एक तो है ये एक्ट एसीटी, और एक तो है सर ये वाला एक्ट। और सर मुझे ले लो क्या सर, दोनों सेम तो है, एसीटी एसीटी। अरे बेटा मजे नहीं ले रहा, समझो। पहले वाले में जो ए है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, कैपिटल है बेटा। ये इसका मतलब होता है लॉ वाला एक्ट। जब आप ए को कैपिटल लिखोगे, आपने अभी मैंने जब इंडेक्स बनाया था, आप नोटिस करना हर जगह पे एक्ट में ए कैपिटल था, और ए छोड़ो आप देख रहे हो इंडियन का आई, कॉन्ट्रैक्ट का सी, एक्ट का ए, सभी कैपिटल है, पहला इनिशियल, पहला अल्फाबेट। ये लॉ की लैंग्वेज है, ऐसे ही लिखी जाती है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको पहले वर्ड को स्मॉल नहीं बना सकते, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पहले वर्ड को स्मॉल नहीं बना सकते, कैपिटल में लिखोगे। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, अगर आप पहले ये वाला एक्ट लिख रहे हो जिसमें ए कैपिटल है, इसका मतलब है लॉ वाला एक्ट की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन बेटा अगर आप ये स्मॉल वाला एक्ट लिख रहे हो, ए में स्मॉल है यार है, इसका मतलब होता है इंग्लिश वाला एक्ट करना, मतलब कोई एक्शन करना, एक्ट करना मतलब कोई एक्शन करना। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, लॉ की अपनी अलग इंटरप्रिटेशन है, अपनी अलग दुनिया है। छोटे छोटे वर्ड से बड़े बड़े चेंजेस ले आता है बेटा लॉ में। तो एक्ट ये भी है, एक्ट वो भी है। अगर आप ए को कैपिटल रखोगे वो लॉ वाला एक्ट बन जाएगा, अगर आप ए को स्मॉल रखोगे तो एज पर लॉ वो एक्शन वाला एक्ट बन जाएगा, ठीक है। और कभी भी आप किसी भी एक्ट को मेंशन करोगे, हर वर्ड का जो इनिशियल अल्फाबेट है उसको आपको कैपिटल रखना है, ठीक है। तो बेसिकली एक्ट की क्लियरिटी हमें पता लग गई, सर एक्ट है क्या। बात ये आई एक्ट बनता कैसे है, समझो। एक्ट जो है, ये वर्ड एक्ट जो है ये बनता कैसे है, मतलब आपने सर ये बता दिया, लॉ जो है, लॉ हमेशा आउटकम होता है प्रॉब्लम का, समझो। 1872 से पहले बात करो, 1870 की, उस टाइम पे जो पार्टीज है, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, आपस में दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ना व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में मैं नहीं गया, बस एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, दोनों ने डिसाइड करा, कुछ तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर ए ने बाद में पता चलता है कि फ्रॉड बेसिस पे बनाया था, मतलब जो इंफॉर्मेशन दी थी वो फ्रॉड बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मुझे आप एक बात बताइए,
ए जो है और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। ए ने फ्रॉड इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और यहां पे बी जो है उसको किसी तरीके का लॉस सफर हो गया। तो बी क्या करेगा? बी रो रहा है, देखो बहुत रो रहा है, ये आंसू निकल रहे हैं भाई के, आंसू, ये बिल्कुल आंसू है, नदी बहा दी भाई ने, रो रो के बुरा हाल। कह रहा भैया फ्रॉड कर दिया मेरे साथ सर, फ्रॉड कर दिया सर, कुछ तो रेमेडी दो सर, गरीब आदमी मर जाएगा सर। ऐसे रो रो के कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट वालों ने सर पकड़ रहे, कोर्ट वाले कह रहे भैया क्या करेंगे अपन, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो एक्ट है, मतलब जो लॉ है वो तो हमारे पास है ही नहीं। जैसे जैसे एक प्रॉब्लम अराइज हुई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने लगे ज्यादा। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने लगे तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा फॉर्म होने लगी। और जैसे ये प्रॉब्लम ज्यादा फॉर्म होने लगी तो 1872 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने कौन आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक ऐसा लॉ जो एक्सक्लूसिवली किसमें डील करेगा? कॉन्ट्रैक्ट में। और नाम क्या दे दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आया कब? 1872। मतलब 1872 के बाद से जब भी कोई ऐसी भसूड़ी मचेगी, ये वाली भसड़ मचेगी, तो भाई साहब बी जाएगा, कहेगा फालतू बोल रहा था, सीधा आएगा कोर्ट में, कहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे करो भैया। वहां पे लिखा है फ्रॉड जब भी आप करोगे तो भैया ये रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सारी बातें हमें पढ़नी है, बट आप समझ गए, जब भी प्रॉब्लम अराइज होगी, प्रॉब्लम का आउटकम क्या होगा? लॉ जो है वो बनाएगा एक्ट। कौन सा वाला एक्ट? क्या छोटा ए वाला या बड़ा ए वाला? तो सर छोटा ए तो एक्शन होता है ना सर, तो बड़ा ए जो है, बड़ा ए, वो वाला एक्ट इज व्हाट? लॉ बनाएगा एक्ट किसी भी पर्टिकुलर चीज से। जैसे यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब बात सारी ये है कि एक्ट बनेगा कैसे? एक्ट बनेगा कैसे? देखो बड़ा सिंपल है, प्रोसीजर है इसका, प्रोसीजर है। लॉ जब भी बनाना है, एक्ट जब भी बनाना है, तो प्रोसीजर है बेटे। सबसे पहले बहुत सारे विद्वान लोग, बिल्कुल जो लॉ मेकर है, जो बिल्कुल ही भैया लॉ की बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, लॉ मेकर्स, ये होते हैं लॉ मेकर्स। खतरनाक एकदम, ब्लैक बन रहे, देख रहे हो, लॉ मेकर्स। ये जो लॉ मेकर्स है ना, ये मस्त बैठ के कमेटी बनाता है, चाय वाय मंगाता है भाई, पार्टी वार्टी करते हैं, पार्टी। अब ये जो लॉ मेकर है, ये बैठे कह रहे भैया प्रॉब्लम बताओ, पहले आप प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम है भैया ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अपने को लॉ बनाना है। अब इन्होंने एक रफ पेपर निकाला, कह रहा भाई प्रॉब्लम बता दो क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भैया? एक पार्टी ने अपना काम नहीं करा, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो सॉरी प्रॉब्लम लिख दी एक टेम्पररी कागज में। वर्ड पकड़ना, एक टेम्पररी कागज में। लॉ मेकर सबसे पहले फॉर्म करते हैं बेटा एक ड्राफ्ट। लॉ मेकर सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा? एक ड्राफ्ट फॉर्म करेगा। एंड ड्राफ्ट जो होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, एक्ट नहीं बना भी। एक्ट बनने के लिए लॉ मेकर कमेटी सबसे पहले क्या फॉर्म करेगी? ड्राफ्ट फॉर्म करेगी, ठीक है। सबसे पहले ड्राफ्ट क्या है? एक टेम्पररी बेसिस पे एक रूल बना दिया। अब देखो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही बार बना के बिल्कुल सही है, इसको फर्स्ट रीडिंग देते हैं, सेकंड रीडिंग देते हैं, थर्ड रीडिंग देते हैं। कोई लूप होल तो नहीं है भाई, कोई कमी वमी रह गई, कोई बंदा गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के कुछ और कर गया। पूरी 2-3 बार रीडिंग देने के बाद तब वो फर्दर प्रोसेस में जाता है। सबसे पहले फॉर्म होगा ड्राफ्ट। बेटा इस ड्राफ्ट को आपको नेक्स्ट स्टेप में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से क्या करवाना पड़ेगा बेटा? पास करवाना पड़ेगा। सबसे पहले लॉ मेकर कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट इज ऑलवेज फॉर टेम्पररी पर्पस। उस ड्राफ्ट को आपको बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से क्या करवाना पड़ेगा? पास। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है बेटा? एक तो हो गया आपका लोकसभा, प्लस दूसरा हो गया आपका राज्यसभा। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से आपने पास करवाया। ड्राफ्ट को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराने के बाद बेटा यहां पे नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। और जब आपने ड्राफ्ट फॉर्म करा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आपने बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया, विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा।
जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अपनी कंसेंट देके उसे पास कर देंगे, लास्ट स्टेप में आपने प्रेसिडेंट की क्या लेनी है, कंसेंट। और जैसे ही आपने प्रेसिडेंट की कंसेंट ले ली बेटा, ले ली, उस टाइम से जो ड्राफ्ट है वो टेम्पररी बेसिस से परमानेंट बन जाएगा और उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, एक्ट। क्या बोल देंगे, एक्ट। और एक्ट बनते ही ऑफिशियल गैजेट में उसे पास कर देते हैं। सर व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट? ऑफिशियल गैजेट बेटा आप ऐसे समझो, एक बेसिकली नोटिस बोर्ड है। जैसे नोटिस बोर्ड होता है ना, नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस पे भाई जहां डाल दिया गवर्नमेंट ने, भैया एक्ट निकल गया, उस दिन से वो एक्ट आ गया भैया। आप ये समझो एक्ट जो है वो आ गया। एक नोटिस बोर्ड है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को बता देगी कि ये एक्ट जो है ये लागू हो चुका है, अब से आप इस एक्ट को पढ़ेंगे जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे। पहले बता दिया, फ्रॉड करोगे ये होगा, ये होगा, सारी डिस्कशन इसमें लिखी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक करा, एक बार मैं रिकॉल दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले पेपर नंबर 2 100 मार्क्स सब्जेक्ट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। बिजनेस लॉ के लिए अभी हम डील करें सेक्शन ए 60 मार्क्स, टोटल मिला के 5 एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। मैंने आपको बताया बेटा जो लॉ है, लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा बिजनेस से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कंट्री में, उसको हमने नाम दिया बिजनेस लॉ का। मैंने आपको बताया लॉ के अंदर बहुत सारी बातें लिखी होंगी और उन बातों को लिखा जाता है एक्ट में ना। व्हाट इज एक्ट? तो मैंने आपको एक्ट के लिए बताया कि बेटा एक्ट का मतलब है, सबसे पहले एक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लॉ मेकर्स एक कमेटी बना के मस्त करके एक टेम्पररी बेसिस पे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन, ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट को आपको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और पास कराने के बाद आपको प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है। और जब आपने प्रेसिडेंट की कंसेंट ली तो जो टेम्पररी ड्राफ्ट था वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, परमानेंट एक्ट। एक्ट इज ऑलवेज परमानेंट, ड्राफ्ट इज फॉर टेम्पररी पर्पस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसके अलावा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग बहुत बार रीड करते हैं इस ड्राफ्ट को, जो कमी पेशी है उसको पूरा फुलफिल करते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है, ऐसे जल्दी से नहीं। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। मैंने आपको बता दिया लॉ हमेशा प्रॉब्लम का आउटकम होगा और ये सारी बेसिक बात है। ठीक है, तो बिल्कुल एक नॉलेज दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप साथ के साथ नोट करना है बेटा, सारा नोटिंग का पूरा कंटेंट आपको यहीं पे साथ के साथ मिलेगा। कॉपी पेन साथ में रख के पूरे नोट्स बनाने, एक एक एग्जाम्पल नोट करना है। ठीक है, अब हम वापस आते सर, लॉ क्या है ये बता दिया, बिजनेस लॉ क्या है ये बता दिया, लॉ कैसे बातें करेगा एक्ट में, एक्ट कैसे बनेगा ये बता दिया। अब हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट मैटर की तरफ बढ़ते हैं। और सब्जेक्ट मैटर जो है बेटा वो है हमारा, सबसे पहले आप डालेंगे यूनिट नंबर 1, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से। ठीक है, अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट का मतलब तो आप मेरे से अच्छा जानते हैं। सर लॉ में एक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको बता दिया मैंने। ये जो एक्ट है, ये एक्ट एक्सक्लूसिवली जिस टर्म से डील करेगा दैट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जब भी लफड़ा होगा तो लॉ ने बोला भैया मैं नहीं जानती, आप मेरे अंदर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे बात कर लो कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, अभी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट इस पे हमें चर्चा करनी है, बट आगे मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये डेट इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ एन एक्ट। ये क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ एन एक्ट। मतलब ये जो एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी इफेक्टिव डेट का है, कब से वो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, एनफोर्सेबल हुआ। तो मतलब 1872 में ये एक्ट जो है लॉ, मतलब गवर्नमेंट ने इशू करा भैया ये जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बन रहा है और अब से ये एप्लीकेबल होगा इंडिया में। और ये जो है 1872 डेट है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 की जो 2013 है वो उसकी इफेक्टिव डेट है, उस दिन से वो एप्लीकेबल होगा पब्लिक के लिए।
ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है 1932, तो 1932 क्या उस एक्ट की इफेक्टिव डेट जिस दिन वो आया, ठीक है, तो ये इफेक्टिव डेट हो गई। एक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, और एक्ट जो है जिसमें डील करेगा वो उसके आगे लिखा होगा। कंपनी लिखा है तो कंपनी में डील करेगा, पार्टनरशिप लिखा है पार्टनरशिप में डील करेगा। और यूनिट नंबर 1 में हम वो एक्ट पढ़ रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है, इसकी जो इफेक्टिव डेट है, वो इफेक्टिव डेट निकल कर आई 1872, ईयर 1872 में ये आया। और अगर आपको मजे की बात बताऊं ना बेटा, मजे की बात, तो पता है क्या, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है प्लस सेकंड आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है प्लस थर्ड आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये तीनों के तीनों पहले कंबाइंड थे, पता है किसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। मतलब पहले सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होता था, और उसी में कॉन्ट्रैक्ट भी था, सेल ऑफ गुड भी था और पार्टनरशिप भी था। बट मैंने आपको बताया प्रॉब्लम आती है, सर क्या मतलब, बेटा फ्यूचर में 1930 में हमने, क्योंकि गुड्स की सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा बढ़ने लगे, जब ज्यादा बढ़ेंगे तो फ्रॉड के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो हमें ना प्रॉब्लम होने लगी। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत बड़ा हो रहा है, जो सेल ऑफ गुड्स है ना, जितने भी ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, देखो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का बन सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली सेल ऑफ गुड्स का है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करोगे, फिर आप सेल ऑफ गुड्स को फॉलो करोगे। अब क्योंकि सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन इतने बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट को नीड पड़ी कि यार हमें ना इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इफेक्टिव डेट का है 1930, मतलब 1872 से पहले और 1872 के टाइम पे जितने भी सेल ऑफ गुड्स बन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बन रहे थे। लेकिन 1930 के बाद क्योंकि सेल ऑफ गुड्स अलग हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट, कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप ये दोनों अभी भी चल रहे हैं साथ में, लेकिन 1930 में जो सेल ऑफ गुड्स है वो सेपरेट एक्ट बन गया अपना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप भी साथ में चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगे, और बिजनेस बढ़े तो लोग ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म करने लगे। अब ज्यादा पार्टनरशिप हो रही ना, तो प्रॉफिट के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई भसड़ मछली मार रहे लोग एक दूसरे को कि भैया मेरा प्रॉफिट शेयर का है, मेरा प्रॉफिट शेयर का, लड़ रहे मर रहे आपस में। तो गवर्नमेंट को नहीं भैया, अब पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ रही है, तो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप के लिए भी एक एक्सक्लूसिवली एक्ट निकालते हैं। और उन्होंने ईयर 1932 में कॉन्ट्रैक्ट से हटा के पार्टनरशिप को अलग एक्ट बना दिया। मतलब 1872 में यहां पे पूरे तीनों साथ में थे, 1930 में इसमें से सेल ऑफ गुड्स को अलग करा, ये दोनों साथ थे, और 1932 में इसमें से पार्टनरशिप को भी अलग कर दिया। और आज के टाइम पे आपके पास 3 एक्ट बन गए, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। बट उस टाइम पे ये तीनों एक ही थे, और एक्ट का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम क्लियर है बेटा, मेरे को लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, बिंदास होकर कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जो है इसे जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, चर्चा करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं। देखिए वापस आते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है बेटा सर, इफेक्टिव डेट। क्या है बेटा सर, इफेक्टिव डेट। अगर मैं एक्ट की बात करूं क्या है, कैसे बनता है, सब क्लियर है। अब आगे एक टर्म आती है, बेटा कॉन्ट्रैक्ट। समझिए आप, ये जो डेट है पीछे, इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता लग गई। सर दिस इज इफेक्टिव डेट, ये इफेक्टिव डेट है। एक्ट का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब जो वर्ड है, मेन वर्ड है इस एक्ट को बनाने का, जो पर्पस है, दैट इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं आज की पहली क्लास में। बस इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझाने के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, लॉ में ना इतनी डेप्थनेस है, इतनी इंटरप्रिटेशन है कि आप समझ नहीं पाएंगे बेटा। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से देखो। उससे पहले, इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, लॉ जो है
लॉ के अंदर अपन क्या बनाते हैं बेटा, एक्ट बनाते हैं जिससे भी रिलेटेड। अभी हम किससे रिलेटेड एक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से। एक्ट के अंदर होता है प्रोविजंस। एक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोविजन। जैसे अरे अब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या एक ही बात करनी है, कॉन्ट्रैक्ट एक एक्ट बना दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक ही बात करनी है, सर बहुत सारी बातें करेंगे, तो जितनी सारे पॉइंट्स है ना उन्हें बोलते हैं प्रोविजन। फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन, ऐसे करके, ठीक है। तो लॉ में एक्ट बनेंगे, एक्ट जो बातें करेगा वो बातें करेगा, पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट ये अपन प्रोविजन बोलेंगे। अब ये जो प्रोविजन है बेटा, इसको ना लिखने का तरीका है। जैसे मान लो एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में आपको एक टॉपिक है फ्रॉड से रिलेटेड बातें करनी है, तो एक्ट में फ्रॉड का क्या होगा, प्रोविजन। फ्रॉड का क्या होगा, प्रोविजन। अब क्या फ्रॉड का जो प्रोविजन है उसमें फ्रॉड से रिलेटेड एक ही बात होगी? नहीं सर, बहुत सारी बात होगी। सर जैसे अरे मान लो फ्रॉड की पहले डेफिनेशन देगा, तो फ्रॉड की डेफिनेशन का प्रोविजन अलग होगा। उसके बाद फ्रॉड के अंदर ही फ्रॉड का मतलब एक्सप्लेन करेगा, फ्रॉड में क्या क्या आता है वो बताएगा, क्या क्या नहीं आता वो बताएगा। फ्रॉड हो गया तो जिसने करा उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, और जिसके साथ हुआ उसके लिए क्या रेमेडी है। समझ लो। तो लॉ में एक्ट है, एक्ट बातें करेगा प्रोविजन से, और प्रोविजन में ना क्योंकि एक प्रोविजन के अंदर फर्दर पॉइंट्स होंगे, तो प्रोविजन को लिखने का तरीका होता है बेटा एक। सबसे पहले प्रोविजन में आता है सेक्शन। सबसे पहले प्रोविजन में क्या आता है, सेक्शन। जैसे सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ठीक है। तो बातें में सबसे पहले सेक्शन। अब सेक्शन कोई भी है उसके अंदर हमें फर्दर देनी है चीजें। जैसे मैंने बोला सेक्शन 2 जो है किसी भी एक्ट का वो डेफिनेशन सेक्शन होता है, ठीक है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कहां पे होगी, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे कंपनी है, अब कंपनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कहां दी होगी, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसी भी एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है वो उसका डेफिनेशन सेक्शन होता है, ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब डेफिनेशन उस एक्ट में एक ही होगी, बहुत सारी होगी, और सर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की होगी, मल्टीपल डेफिनेशन होगी। तो सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई बात करनी है ना बेटा, तो आप फॉर्म करते हैं सब सेक्शन। मतलब सबसे पहले सेक्शन से रिलेटेड अंदर बात करनी है, सब सेक्शन, उसके अंदर कोई बात करनी है तो बनता है क्लॉज, और उसके भी अंदर कोई बात करनी है तो बनता है सब क्लॉज। इस तरीके से बात होती है लॉ में। सबसे पहले बनेगा एक्ट, एक्ट के अंदर होंगे प्रोविजन, और प्रोविजन कैसे बात करेंगे, सबसे पहले मेजर पॉइंट सेक्शन हो गया, उसके अंदर कोई सब पॉइंट बनाना है सब सेक्शन, उसके अंदर कोई सब पॉइंट बनाना है क्लॉज, और फिर सब क्लॉज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ऐसे लिखूंगा मैं, सेक्शन 3 ब्रैकेट में 4 से 2 ब्रैकेट में a ब्रैकेट में 1 2 ऐसे लिख दिया। पहले नॉर्मल नंबर, अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू, रोमन नंबर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो, इसे आप रीड करोगे ना, जब इसे आप रीड करोगे तो ये कैसे निकलता है, ये निकलेगा सेक्शन 3। सबसे पहले आप क्या बताओगे, सेक्शन 3 किसका, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर सेल, लेट्स एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसे। सेक्शन 3 उसका सबसेक्शन 2, उसके अंदर क्लॉज ए सब क्लॉज 2। क्या बोला, फिर से बोलो, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 2। इस तरीके से आप लॉ की लैंग्वेज को रीड करोगे। जो भी बातें बताई होगी सेक्शन 3 में बताई, उसके अंदर सबसेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अच्छा मैंने आपको क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, किसी भी चीज की डेफिनेशन का होगी सेक्शन नंबर 2 में। बेटा क्यों, क्योंकि सेक्शन 2 जो है वो होता है डेफिनेशन सेक्शन। क्या होता है बेटा, डेफिनेशन सेक्शन ऑफ एवरी एक्ट। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एक्ट की बात कर रहा हूं। किसी भी एक्ट में कहीं पे भी आपको किसी भी वर्ड की डेफिनेशन देखनी है तो बेटा उसमें आप उस एक्ट के सेक्शन 2 में चले जाओ। मतलब कंपनीज एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन दी है कंपनी से रिलेटेड, वो सारी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में दी होगी। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो सारे पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 2 में दी होगी। इस तरीके से सेक्शन 2 इज व्हाट, डेफिनेशन सेक्शन। अच्छा, आप समझना बड़े ध्यान से। सर नॉर्मली जो प्रोविजन होते हैं वो कैसे चलते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन,
क्लॉज एंड देन सब क्लॉज। क्या बोला? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। लेकिन एक्सक्लूसिवली याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 2 में बेटा जो ये सबसेक्शन का कॉलम है ये नहीं होगा सर। मतलब बेटा अगर मैं यहां पे मैं लिख दूं सेक्शन 2 ये, तो जनरली तो सेक्शन 2 के बाद आएगा सबसेक्शन, सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है ना। लेकिन अगर सेक्शन 2 की बात करूं तो इससे आप सेक्शन 2 सबसेक्शन ए रीड नहीं करोगे, सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्योंकि सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन होता है उसमें पर्टिकुलरली सब सेक्शन का कॉलम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 में। उसके अलावा जितने भी सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट में 260 से ऊपर सेक्शन है, वो सारे सेक्शन में सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज ही चलेगा। लेकिन सिर्फ सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी एक्ट का जो डेफिनेशन बताता है उसमें सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आएगा, आफ्टर दैट सब क्लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार इसे जल्दी से रिकॉल कर रहा हूं बेटा। लॉ में क्या होगा? एक्ट में क्या बातें होती है? प्रोविजन में बहुत सारी बात होती है। सबसे पहले सेक्शन आएगा, फिर सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, किसी भी एक्ट में। लेकिन जब आप किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 उठाएंगे, सेक्शन 2 इज व्हाट? डेफिनेशन सेक्शन, जहां पे सारी डेफिनेशन लिखी होगी, तो उस डेफिनेशन सेक्शन में सेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन नहीं अवेलेबल होता, सीधा क्लॉज एंड देन सब क्लॉज। अब मैंने बताया डेफिनेशन सेक्शन, तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी कहां दी होगी? सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 पूरा डेफिनेशन देगा तो उसमें से पर्टिकुलरली क्लॉज में होगी, हाँ है ना? यस सर। तो बेटा समझेंगे सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज एच, बड़े ध्यान से समझना बेटा। सेक्शन 2 क्लॉज एच की बात कर रहा हूं मैं। सर सबसेक्शन क्यों नहीं लिखा? अरे नालायक, अभी बताया तो सेक्शन 2 में क्या सबसेक्शन आता है? नहीं सर, सेक्शन के बाद, सेक्शन 2 में सेक्शन के बाद सीधा क्या आता है? क्लॉज। तो आप इसे क्या रीड करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच मतलब बताता है आपको, डिफाइन करता है, क्योंकि सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है, तो ये डिफाइन करता है बेटा किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। किसको डिफाइन करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट को। आप समझिए, मैं बता रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब ये जो एक्ट है, लॉ की बात है, ये इसकी इफेक्टिव डेट है 1872, ये एप्लीकेबल होता है 1872 से। और ये जो एक्ट है ये डील करेगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में बन रहे हैं। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज, आपको बेटा ये नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूं, आप समझो, पॉज करो और जरा सोचो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? आप 110% गारंटी दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने सुना होगा, एग्रीमेंट्स बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सब कुछ आपने सुना है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तूने, तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, ये कर दूंगा, सुना है आपने। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आपको नहीं पता, लीगल टर्म्स में तो बिल्कुल नहीं पता। तो उसी को हम सबसे पहले देख रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एच सबसे पहले किसको डिफाइन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन है, और क्लॉज एच इसलिए क्योंकि सेक्शन 2 में हमेशा सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आएगा, और सेक्शन 2 क्लॉज एच डिफाइन करता है किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसे मल्टीपल है। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है ऑफर को, सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को। ठीक है, तो वो मल्टीपल देखेंगे पूरी चीजें एक एक चीज करके। बट अभी समझो, सेक्शन 2 क्लॉज एच डिफाइन करा कॉन्ट्रैक्ट को, और इतनी प्यारी डेफिनेशन दी है ना, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा है और कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है an agreement which is enforceable by law। सेक्शन 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रहा है और बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन दे रहा है। डेफिनेशन ने बोला कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एन एग्रीमेंट। और रिजल्ट क्या मजे ले रहे हो सर? आप डिफाइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को और उसमें एक नई टर्म आ गई, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट। अब आपको ये नहीं पता एग्रीमेंट क्या होता है, वो बताएंगे, पर सुनो अभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैं समझ रहा हूं बेटा आपकी तकलीफ, मैं समझ रहा हूं। अब समझो, अगर मैं यहां पे बोलूं क्या सर? सेक्शन 2 क्लॉज एच ने बोला क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा आपके लिए।
कॉन्ट्रैक्ट में उसने सिर्फ 2 बातें बोली, सिर्फ 2 बातें। अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पूछे, आपको बस 2 बातें बतानी है। अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बताऊं, डेफिनेशन ने क्या बोला, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर इसी डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन निकालूं तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा बेटा, सबसे पहली बात क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए। व्हाट इज एग्रीमेंट, छोड़ दो। एग्रीमेंट के साथ साथ जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए बेटा, एनफोर्सिबल बाय लॉ। बस 2 चीजें। सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। दोबारा बोलो, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। सर एग्रीमेंट क्या है, नहीं बताया। इनफोर्सिबल बाय लॉ क्या है, नहीं बताया। मतलब ये समझिए, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एक चीज एग्रीमेंट होगी, मतलब उसको एग्रीमेंट बनना पड़ेगा, और साथ के साथ बोल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। सर मतलब आप ये कह रहे हो अगर कोई चीज एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अगर कोई चीज एग्रीमेंट तो है लेकिन लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब दोनों एसेंशियल को फुलफिल करना है, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और लॉ में एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है सिर्फ और सिर्फ तभी वो क्या बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच। बिल्कुल ठीक बात सर। अच्छा सर, तो मतलब आप एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल, 2 चीजें क्लियर हुई। अब सर मतलब बताओ ना प्लीज, व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो बेटा मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है फिर से वो किसने दी होगी, सेक्शन 2 ने, और सेक्शन 2 के एक पर्टिकुलर क्लॉज ने, सेक्शन 2 क्लॉज ई। मैं बता रहा हूं बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज ई डिफाइन कर रहा है एग्रीमेंट को। अब डेफिनेशन क्या है, अभी के लिए प्लीज वो छोड़ दो। अगर आपके पास बुक होगी, ऑल्दो मैं सब लिखवाऊंगा, बट उसकी डेफिनेशन पता क्या आती है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। बट मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आएगा, तो अभी हम इसे बड़ा ही सिंपल रखेंगे। मैंने बता दी डेफिनेशन यहां लिखी है, क्या लिखी है वो एक एक वर्ड मतलब समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप याद रखो, एग्रीमेंट ना, एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बनेगा। कितनी चीजें बेटा, 3। कितनी चीजें, 3। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब मैं बता रहा हूं एग्रीमेंट क्या है, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ने एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है, उसको मैं इंटरप्रिटेशन करके बताऊं ना। एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट, सेक्शन 2 क्लॉज में बोला, सबसे पहला बेटा ऑफर। सबसे पहला बेटा क्या, ऑफर। नाउ व्हाट इज ऑफर। अब ये नया ड्रामा आ गया। आप देखो, आप टेक्निकलिटी देखो लॉ की। लॉ एक बार में सारी बातें नहीं करेगा, वो लेयर्स में ब्रेक करेगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट बताया, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, ना इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब बताया, ना एग्रीमेंट का मतलब बताया। फिर अगले ही सेक्शन 2 के ई क्लॉज में बता रहा है एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट में उसने बोला सबसे पहली चीज ऑफर। अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ऑफर का मतलब ही नहीं पता, बट हमें यही पढ़ना है। बट अभी मैं बिल्कुल लेमैन रखूंगा इसे, बिल्कुल लेमैन। एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर प्लस इसमें एक और कंपोनेंट चाहिए बेटा, विच इज एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और जो लास्ट कंपोनेंट इसमें रिक्वायर्ड है, लास्ट कंपोनेंट, दैट इज कंसीडरेशन। दैट इज कंसीडरेशन। और जब ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन ये तीनों एलिमेंट मर्ज होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल है उसे अपन नाम देंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम देंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। समझ आई मेरी बात सर, बिल्कुल समझ आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन तीनों मिलेंगे, ये बनेगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर लॉ में एनफोर्सेबल है तो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर एकदम, यस सर, पक्की बात, एकदम पक्की बात। अब टेक्निकलिटी, ऑफर क्या, एक्सेप्टेंस क्या, कंसीडरेशन क्या है, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट अभी के लिए ये चर्चा मैं टेक्निकल नहीं रखूंगा ज्यादा, क्योंकि ये आपके चैप्टर्स है। आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा ऑफर, फिर आएगा एक्सेप्टेंस, चैप्टर नंबर 4 कंसीडरेशन,
ये आपकी बुक के चैप्टर्स है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट तो यूनिट है, उसके चैप्टर्स है, तो वहां पे हमें बहुत डिटेल में चर्चा करनी है कि ऑफर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफर, कब वैलिड होगा कब नहीं होगा, सारी बातें, ठीक है। तो अभी के लिए बड़ी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं ना, देखो हम एक एग्जांपल समझ, एक एग्जांपल बड़े ध्यान से समझना, 2 एग्जांपल दूंगा, 2 एग्जांपल बेटा। एग्जांपल नंबर 1 में, एग्जांपल नंबर 1 में यहां पे हमारे पास बेटा है रामू भाई, और यहां पे सेकंड पर्सन जो हमारे पास है वो है बॉब। आपने सुना है बेटा, बॉब द बिल्डर, है ना। तो वैसे बेटा बॉब जो है वो एक बिल्डर है, बॉब क्या एक बिल्डर है। और यहां पे रामू भाई जो है वो बॉब के पास आते हैं, और रामू भाई बोलते हैं कि बॉब भाई मेरे को ये कस्टमर है, ये कौन है, ये कस्टमर है। रामू भाई बोल रहा है मेरे को जो है एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, मेरे को एक घर बनवाना है। आप तो बिल्डर हो सबसे बड़े, आपको मेरे लिए घर बनाना है, जिसके लिए मैं आपको दूंगा 10 लाख रुपीस, जिसके लिए मैं आपको दूंगा क्या, 10 लाख रुपीस। और बॉब भाई जो है इसे बोल देते हैं ओके बोल के थम्स अप कर देते हैं, ओके बोल के करते हैं थम्स अप। समझो, रामू भाई आए बॉब भाई के पास, कह रहे बॉब द बिल्डर आपको मेरे लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, बदले में आपको दूंगा 10 लाख रुपए। और बॉब भाई जो है इस पर्टिकुलर जो भी आया इस पे एक्सेप्टेंस देते हैं, ओके बोल देते हैं। और बड़े ध्यान से बनना बेटा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इस एग्जाम्पल में ऑफर है? अरे बिल्कुल सर ऑफर है। अरे किसने दिया ऑफर दिया है यहाँ पे, किसने, रामू ने। ऑफर दिया है किसने, रामू ने यहाँ पे जो बताया ना, मुझे हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे मेरे लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, क्या आप मेरे लिए मेरा घर बना देंगे? ये जो रामू ने दिया है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं रामू ने ऑफर दिया है बॉब को, और बॉब ने इस ऑफर का जो कंसेंट है वो दे दिया, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। जब भी एक पर्सन दूसरे को ऑफर देगा, अब व्हाट इज ऑफर टेक्निकली हम समझेंगे, बट यहां पे ऑफर दे दिया, और इस ऑफर को जैसे उसने ओके बोला, ओके मतलब अपनी क्या दे दी, असेंट दे दी, या अपनी कंसेंट दे दी, मतलब मंजूरी दे दी। तो यहां पे बॉब ने, हम बोलेंगे क्या कर दिया बेटा, एक्सेप्टेंस कर दी ऑफ दी ऑफर। क्या कर दी, एक्सेप्टेंस कर दी ऑफ दी ऑफर। यहां से ऑफर गया, उस पर्सन ने ओके बोल के जैसे अपनी कंसेंट दी, मंजूरी दी, तो ऑफर हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट हो गया। और थर्ड एलिमेंट ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, थर्ड एलिमेंट का मतलब है कंसीडरेशन। सिंपल शब्दों में कंसीडरेशन का मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न, मतलब दोनों पार्टी को क्या रिटर्न में कुछ मिल रहा है। आप देखिए बेटा, रामू को यहां पे क्या मिलेगा, घर मिलेगा। क्या मिलेगा, घर मिलेगा। और बदले में घर बनाने के लिए बॉब को क्या मिलेंगे, 10 लाख रुपए। तो क्या इस एग्जाम्पल में दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न अवेलेबल है, विच मींस कंसीडरेशन अवेलेबल है? आप कहेंगे सर बिल्कुल अवेलेबल है, देखो सर इसको घर मिल रहा है, इसको पैसे मिल रहे हैं। तो सर यहां पे ऑफर है जो रामू ने दिया, यहां पे ऑफर की एक्सेप्टेंस है जो बॉब ने दी, और दोनों के लिए समथिंग इन रिटर्न है, विच मींस दोनों के लिए कंसीडरेशन है। तो अगर इस नॉलेज के बेसिस पे मैं यहां पे पूछूं, तो रामू और बॉब दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो गया, एग्रीमेंट। दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो गया, एग्रीमेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी एग्रीमेंट। क्यों, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन तीनों एलिमेंट जब मिलेंगे तो एग्रीमेंट फॉर्म होगा। अब आप बताइए इस एग्जांपल में क्या देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन रामू एंड बॉब? क्या देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन रामू एंड बॉब? सर ऑफ कोर्स देयर इज ऑफर, देयर इज एक्सेप्टेंस, देयर इज कंसीडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। तो क्लियर कट इंटेंशन के साथ यहां पे एक एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है। बट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको उस एग्रीमेंट को लॉ में क्या करवाना पड़ेगा, एनफोर्सेबल। मैंने बताया था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना पड़ेगा, और उस एग्रीमेंट को लॉ में एनफोर्सेबल होना पड़ेगा।
अभी सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट बना है इन तीनों एलिमेंट से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ? समझो बेटा, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है ऐसे एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज को पता है क्या करे, लीगली बाइंड करे। क्या करे? लीगली बाइंड करे। समझो बड़े ध्यान से, लीगली बाइंड करने का मतलब क्या है? मान लीजिए रामू ने इस ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस, पूरा एग्रीमेंट बन गया। कल के दिन बॉब ने इसको हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, पूरा हाउस बना दिया, कहा चाबी पकड़ा दी, ले भैया घर। और बॉब कह रहा है मेरे जो 10 लाख रुपए मिला एडवांस, फॉर एग्जांपल आपने 5 दे दिया और अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया, रिमेनिंग 5 लाख रुपए मुझे दे दो आप। और रामू जो है वो अपने प्रॉमिस से मुकर रहा है, कह रहे 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया है, घर मुझे दे दे, घर मुझे मिल गया, बाकी 5 लाख नहीं दे रहा। उखाड़ ले जो खाटना है, जानता नहीं फूफा विधायक है, ऐसे भाई हवाबाजी हट रहा है इसके सामने, कह रहा भैया मैं नहीं दे रहा पैसे, मैं दे नहीं रहा भाई, 5 लाख रुपए दूंगा सिर्फ, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट नहीं दे रहा। मतलब क्या इसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है? अरे क्या प्रॉमिस तोड़ा है रामू ने? यस सर, उसने क्लियर ऑफर दिया था 10 लाख रुपए दूंगा, हाउस बनने के बाद आपने इसको कंप्लीट कंसिडरेशन नहीं दी, 5 ही दी अभी तक। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी का प्रॉमिस तोड़ती है तो क्या बॉब के पास इस एग्रीमेंट में ये राइट आता है कि वो लॉ में जाके एक्शन ले ले? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या अपने 5 लाख रुपए वसूल करने के लिए लीगल एक्शन ले सकता है? यस सर, ऑफ कोर्स ले सकता है। जाके बोलेगा पुलिस में, कहेगा भैया घर बनवा दिया, 10 लाख की बात हुई थी, एग्रीमेंट देखो ये रहा एग्रीमेंट, 5 लाख रुपए मिले, 5 रिमेनिंग दे नहीं रहा, मैं चाहता हूं लीगल एक्शन लेना। क्या लेगा? अरे बिल्कुल लेगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट से दोनों पार्टीज क्या हो रही है? लीगली बाइंड हो रही है। क्या हो रही है? लीगली बाइंड हो रही है। तो ये जो एग्रीमेंट है क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? मतलब लॉ की नजर में इसकी कोई एग्जिस्टेंस है? अरे बिल्कुल है। तो यहां पे ये जो बना है इनके बीच में, ये एग्रीमेंट बना है या कॉन्ट्रैक्ट? आप बोलेंगे सर ये बना है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बना है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि ये एग्रीमेंट है और साथ ही साथ ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, लॉ की नजर में इसकी प्रॉपर एग्जिस्टेंस है। सर क्लियरिटी नहीं आई सर एग्रीमेंट तो समझ आया, बिल्कुल समझ आया, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। ये जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है सर, ये अब ये चलो ठीक है समझ आएगी, लॉ में एग्जिस्टेंस है। कब सर एक एग्जांपल दो ना जब लॉ में एग्जिस्टेंस ना हो। समझो बेटा, एग्जांपल दे रहा हूं, खुश मत हो जाना। मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आज अभी क्लास खत्म करके सारे भाई मौज करने चलेंगे, बिल्कुल पार्टी करेंगे, रौला जमा देंगे। और भाई पार्टी करने के लिए मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, बिल्कुल गारंटेड। पार्टी किसकी बेटा? मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, डिनर पे इनवाइट कर दे। मैंने कहा डिनर मेरे घर है, सारे पहुंच जाना, कोई टेंशन नहीं है। अब समझो मैंने आपको क्या ऑफर दिया? बिल्कुल दिया सर। मैंने बोला क्लास के बाद मेरे घर पे डिनर पार्टी है, पूरा बाहर का खाना मैं खिलाऊंगा, पूरा बिल सब मैं पे करूंगा। मैंने आपको डिनर पे इनवाइट करा, मैंने आपको ऑफर दिया है और आप इतने ढीठ हो, आप रिजेक्ट करोगे इस ऑफर को? सर कैसी बात कर रहे हो सर, फ्री का खाने के लिए तो अपन रेडी बैठे हैं ऐसे ही। तो मैंने आपको ऑफर दिया और तुरंत आपने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। आपने ओके बोल दिया, मैंने ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दी। और अभी हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि देयर इज कंसिडरेशन इन्वॉल्व फॉर बोथ दी पार्टीज। अभी मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं, ऑल्दो आप देखोगे तो मैं तो आपको डिनर करवा रहा हूं, बट आप इन रिटर्न मुझे कुछ दे नहीं रहे। बट अभी के लिए थोड़ा सा इसे सिंपल करने के लिए हम अज्यूम करते हैं दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपके एक बेस्ट फ्रेंड की शादी है और उसकी शादी में भैया आपके घर आ गया वो और आपको दे दिया कार्ड, कह रहा भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे को भाई मेरे सर की कसम है तू मेरी शादी में बिल्कुल आएगा, और जब तक तू शादी में नहीं आया तब तक 7 फेरे नहीं, मतलब 6 फेरे में रोक दूंगा, पैर रोक दूंगा 6 फेरे में, 7वां फेरा तब लूंगा जब तू गेट से एंट्री करेगा, मम्मी कसम, ऐसे बोल दिया और आपको उसने कार्ड दे दिया। अब समझो, क्या यहां पे वो पर्सन आपको ऑफर दे रहा है? सर बिल्कुल। और आप भी बिल्कुल ढीठ हो, शादी वादी थोड़ी मिस करोगे भाई तुम लोग। आपने उस ऑफर की एक्सेप्टेंस ले दी उसी के सामने बैठ के, भाई मम्मी कसम भाई तेरी शादी में आऊंगा, भाई है तो अपना भाई है, भाई तेरी शादी में आऊंगा, एक्सेप्टेंस भी दे दी, ऑफर एक्सेप्टेंस, और दोनों के लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन कैसे? आपको खाली फोकट खाने का मिलेगा तो आपके लिए कंसिडरेशन खाना मिल रहा है। अब आप जाओगे तो इतने ढीठ तो तुम भी नहीं हो, इतने बेशरम, कुछ 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कुछ लिखवा के आओगे ना ऐसे फोटो खिंचाने के लिए,
तो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है? ये सर इसमें तो कंसिडरेशन किया। पहला क्वेश्चन, क्या आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो ये इनविटेशन टू वेडिंग हुआ है, क्या ये एक एग्रीमेंट है? 110% यस। सर कैसे? अरे बेटा बताया तो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, तीनों मिलते ही एग्रीमेंट बन गया। मतलब वो एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन क्या वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है? मतलब अगर मान लीजिए ड्यू टू सम रीजन आप उसकी शादी में नहीं गए, अब वो अगले दिन पुलिस लेके आ गया भैया आपके घर, कह रहा भैया ये है वो नालायक आदमी जो वादा करा था, एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन भैया ये जो है शादी में आया नहीं और इसके चक्कर में मैं शादी में फेरा नहीं ले पाया। क्या लॉ की नजर में इस एग्रीमेंट की कोई एग्जिस्टेंस है? वो कहेगा भैया आपका पर्सनल मैटर है, आपका दोस्त आपके शादी में नहीं आया, आपने घर पे डिनर पे इनवाइट करा था, उसमें नहीं आया था, तो केस कर दोगे या उस पे? लॉ कह रहा है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मतलब लॉ की नजर में इस केस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस एग्रीमेंट की। तो क्या ये जो डिनर पे इनवाइट करने वाला जो बना है, शादी में इनवाइट करने वाला जो बना है, ये एग्रीमेंट है? यस, इट इज एन एग्रीमेंट। बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको एग्रीमेंट प्लस लॉ में एनफोर्सेबिलिटी दोनों एलिमेंट चाहिए, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट तो क्रिएट हो रहा है, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन दी अदर हैंड, जो ये एग्जांपल था, इसमें ये एग्रीमेंट भी था, साथ के साथ ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ये वाला एग्जांपल इज बोथ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बट जो वाला एग्जांपल है डिनर पे इनवाइट करने वाला, वो एग्रीमेंट तो है बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया बेटा आपको? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो इन सब टर्म्स को मैं बहुत ही डेप्थ में आपको करवाऊंगा, एक एक वर्ड के साथ, पूरे इंटरप्रिटेशन के साथ। बस अभी के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। एक बार हम जल्दी से रिकॉल करते बेटा, हमने क्या क्या बातें करी, किस किस टॉपिक पर चर्चा करी। सबसे पहले सर मैंने आपको बताया, आपका जो पेपर 2 है वो लॉ का रहेगा, 100 मार्क्स सब्जेक्टिव, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सेक्शन ए बिजनेस लॉ, सेक्शन बी बीसीआर। सेक्शन ए की बात करूं 60 मार्क्स कंटेन करेगा, 5 एक्ट है। अब आपको एक्ट पता है क्या होता है? लॉ बातें करता है एक्ट की फॉर्म में, एक्ट बनता कैसे है वो सब पता है। 5 एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले आज हमने जिस पे चर्चा करी वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट के पीछे जो भी डेट होगी, ईयर होगी, वो होगी उसकी इफेक्टिव डेट। जैसे इस एग्जांपल में है 1872। एक्ट जो है, मैंने बताया लॉ हमेशा एक्ट बनाती है। एक्ट बनने का तरीका क्या है? सबसे पहले लॉ मेकर ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा, उस ड्राफ्ट को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाएगा, और पास कराने के बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके वो ड्राफ्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में। ड्राफ्ट एक टेम्पररी पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट होता है, एक्ट हमेशा परमानेंट पर्पस के लिए होता है। एक्ट के अंदर होते हैं प्रोविजंस जो चलते हैं सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। लेकिन जो सेक्शन 2 है, हर एक्ट का जो डेफिनेशन सेक्शन होता है उसके साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन चलता है। डेफिनेशन सेक्शन 2 में सब सेक्शन वाला एलिमेंट नहीं होता, सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज एंड देन सब क्लॉज। फिर मैं आपको लेके गया कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड के मतलब के पीछे। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें से सेक्शन 2 क्लॉज एच डिफाइन करता है द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। 2 एलिमेंट है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। आपने बोला सर दोनों का मतलब क्या है? मैंने बोला बेटा एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। क्या बोला? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। तीनों एलिमेंट बने तो एग्रीमेंट बनेगा। अब एग्रीमेंट के साथ 2 सिचुएशन है, या तो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है तो उसके ऊपर हमें पूरी चर्चा करनी है बाद में, लेकिन अभी मैं बिल्कुल अच्छा बनते हुए बता रहा हूं, अगर कोई एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है तो बेटा उसको अपन बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल होना? तो मैंने बताया वो लीगली बाइंड कर रहा है पार्टी को कि अगर एक पर्सन उसका प्रॉमिस तोड़े तो जो जिसने प्रॉमिस तोड़ा उसके अगेंस्ट में लॉफुल एक्शन अदर पार्टी ले सके, ऐसे चीज को बोलेंगे लीगली बाइंड कर रहा है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की लॉ की नजर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस केस में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों एलिमेंट है, एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल, और ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन तीनों मिले तो एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट अगर लॉ में एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच। मेरे हिसाब से आपको यहां तक मेरी बातें समझ आनी चाहिए। अगर किसी भी चीज में 1% भी बेटा आपको कोई डाउट है, आप प्लीज मुझे बताएंगे
कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या कुछ ज्यादा ही डाउट्स होंगे तो पर्टिकुलरली अपन लोग जो है सेपरेट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं बेटा। इसी बेसिक को थोड़ा सा हम एक लेवल अप लेके जाएंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करा, चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं गया। अभी बस एक ही चीज बताई, ये क्या होता है। अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट बताना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना है, बहुत सारी चर्चाएं करनी है, बट अभी के लिए बस आप इसे इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। आई होप आपको समझ आया। आपसे मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, और तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।